हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के केजे बैच में हिंदी में हमने छंद शुरू किया था और छंद की हमारी एक क्लास हो चुकी है। अब हमको अपनी दूसरी क्लास में छंद को आगे पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने यूपीएसआई के केजे बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लें और अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं जिसको इसकी ज़रूरत हो। यहाँ पर आपको टारगेटेड बैच मिलता है आपके क्लास के लिए, आपके बैच के, आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी साइट भी आप विजिट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको एनरोल कर लेना है, जिससे आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑफलाइन बैच इलाहाबाद में भी एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर हमारी साइट पर अपनी क्वेरी डाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम छंद को। आज हमको जो देखना है, हमने कल गणों को देख लिया था, छंद के वर्गीकरण को देख लिया था, किन किन आधारों पे हम छंदों का वर्गीकरण करते हैं, और फिर हमने देख लिया था गण कितने होते हैं और गण कैसे जो है हम उनको पता करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी, आगे उनका काफ़ी काम आएगा, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पर देख चुके थे। अब हमको देखना है कि मात्राओं की गणना किन आधारों पर करते हैं, कैसे हम मात्राओं को गिनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर मात्राओं को हम कैसे गिनेंगे। मात्राओं की गणना के नियम। के नियम, एक एक करके इन सारे नियमों को हम यहां पर देखेंगे। जो पहला नियम है उसको आप देख लीजिए यहां पर, जो आपका छोटा आ है, छोटी ई है, लिखते हुए चलिएगा साथ में आप इसको, छोटा ऊ है और री है, ठीक है ना। की जो मात्रा होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री की जो मात्रा होती है वह क्या होती है? मात्रा लघु होती है, लघु होती है। जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है, इसकी मात्रा क्या होती है? लघु होती है। किसी भी शब्द में अगर यह चारों आते हैं तो वहां पर इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? जैसे एक शब्द लिखा मैंने, कृपण, यहां पर री भी है, ठीक है ना, री है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। और लघु को हम इस तरह से पाई से दिखाते हैं। प में भी लघु की मात्रा चूंकि छोटा आ है तो यह क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और ड़ा में भी क्या है? एक है, ठीक है ना। जैसे अगर हम जैसे एक और शब्द लिख लें यहां पर, जैसे हम लिखते हैं, चलिए नियम लिख लेते हैं। एक शब्द लिखते हैं हम, नियम। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। या तो खाली आ है, छोटा आ है, तो छोटा आ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए एक हो जाएगी। माँ पे भी छोटा आ लगा हुआ है तो यहां पर भी एक हो जाएगी। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? एक, एक और एक। यहां पर भी क्या हो गई इसकी मात्रा? एक, एक और एक, ठीक है ना। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर भी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होंगे वहां पर क्या हो जाएगी? मात्रा लघु हो जाएगी, ठीक है ना। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अगर दूसरे नियम की, मात्राओं के गिनने का जो दूसरा, यहां पर बहुत भ्रम होता है लोगों को, और मात्रा गिनने में ही गलती हो जाती है। जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आपसे हो नहीं पाते हैं यहां पर। तो यहां पर इस बात को काफी ध्यान में रखें, इन सारे नियमों को ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो जो दूसरा नियम है वह क्या है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए की मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये गुरु होते हैं, ठीक है ना, गुरु होते हैं। और गुरु को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। यह जो है गुरु को जो है डिनोट करने का तरीका है, ठीक है ना। और लघु को हम किस तरह से? इस तरह से, ठीक है ना, एक पाई से, और गुरु को हम दो पाई से, ठीक है ना। यह जो होते हैं गुरु होते हैं, ठीक है ना। और कौन से गुरु होंगे? जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार, अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण। और एक चीज और, अनुस्वार युक्त वर्ण और विसर्ग भी, व विसर्ग, विसर्ग क्या कहलाएंगे? विसर्ग मतलब विसर्ग के साथ जो वर्ण लिखे हों, विसर्ग युक्त, ऐसे लिखिए, विसर्ग युक्त वर्ण। वर्ण जो है क्या होंगे? दीर्घ होंगे, ठीक है ना। या फिर गुरु, गुरु मात्रा के होंगे। तो यहां पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा चंदन,
यहाँ पर देखिए चंदन में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अनुस्वार है ना, ऊपर बिंदी लगी हुई है ना ऊपर, तो यहाँ पर चंदन में चा की जो मात्रा होगी वह दीर्घ होगी, और दा खाली है चूंकि छोटा है और ना छोटा है, तो यहाँ पर दीर्घ लघु लघु इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना, चंदन। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पुनः, अब विसर्ग को भी हम देख लेते हैं ना, एक दूसरा एग्जांपल हमारा यहाँ पर विसर्ग के साथ, तो पुनः में छोटा ऊ की मात्रा है तो यह लघु हो गया, ना में विसर्ग लगा हुआ है ना तो यह दीर्घ हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, लघु और दीर्घ, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, लघु और दीर्घ। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला नियम देख लेते हैं। यहां पर जो हमारा अगला नियम है, चौथा नियम, वह क्या है? चौथा नियम है कि चंद्रबिंदी जो होते हैं, जैसे यहां पर चंद्रबिंदी लगाते हैं, जैसे चांद में हम चंद्रबिंदी लगाते हैं ना, तो यहां पर क्या है कि चंद्रबिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क को आप हटाना चाहते हो तो आप लिख दे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। आम बोलचाल की भाषा में हम नोट्स अपना तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पड़ेगा, ठीक है। तो चंद्र बिंदु से कोई, जैसे मैंने लिखा, जैसे यहां पर हंसना, मैंने एक शब्द लिखा हंसना, यहां पर चंद्र बिंदी लगा देने से यहां पर यह दीर्घ नहीं हो जाएगा, यह लघु रहेगा, लघु लघु और दीर्घ, ठीक है ना, यह इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। लघु जैसे लेकिन चंद हमने लिख दिया, चंद, यहां पर चंद में यहां पर अनुस्वार है, चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है ना, इस वजह से दीर्घ और लघु हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जैसे ही चंद्र बिंदु लग गया तो यह लघु ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत कठिन नहीं है। अब जो पांचवा नियम हमारा है वह क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनके लिए, संयुक्त अक्षर जो होगा, संयुक्त अक्षर से पूर्व, संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा होगी, गुरु मात्रा होगी या होती है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण ले लें, यज्ञ, एक उदाहरण मैंने ले लिया, यज्ञ, ज्ञा जो है यह संयुक्त अक्षर है, तो यहां पर किस तरह से मात्रा को गिनेंगे, यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, यज्ञ में चूंकि ज्ञा है ना, और ज्ञा संयुक्त अक्षर है तो इसके पूर्व वाले में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ, और यह क्या हो जाएगा, लघु। तो यज्ञ में क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ और लघु, चूंकि ज्ञा के पहले वाले में लघु दीर्घ हो जाएगा और उसके ज्ञा पर क्या हो जाएगा, लघु। जैसे हम एक और ले लें, एक और उदाहरण, पुत्र, पुत्र में यह भी जो है संयुक्त अक्षर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, यह क्या हो जाएगा, दीर्घ। पुत्र में चूंकि है यह लघु, ठीक है ना, छोटा ऊ की मात्रा है, यह लघु होना चाहिए, लेकिन यहां पर त्रा है, चूंकि ना यहां पर त्रा है, यह संयुक्त अक्षर है, इस संयुक्त अक्षर ने पा पर छोटा ऊ की मात्रा को क्या कर दिया, यहां पर गुरु कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, यह गुरु, और यह जो है लघु, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु और लघु हो जाएगी। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब अगला जो नियम है, यह तो संयुक्त अक्षर के लिए हमारा नियम था, ठीक है ना। अगला जो नियम है वह क्या है, यह केवें नंबर का, छठे नंबर का जो नियम है हमारा, वह क्या हो जाएगा, आधे से पूर्व, आधे वर्ण से पूर्व, यानी आधा वर्ण कौन होता है, जिसमें स्वर ना लगा हो, जिसमें स्वर नहीं होगा वही ना आधा होगा। जैसे का आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं लगा है, जिसमें मैंने छोटा आ लगा दिया, अब यह का हो जाएगा, ठीक है ना, यह आधा नहीं रह गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अब यह, तो आधे से पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा होगी, गुरु मात्रा होगी। जैसे मैंने ले लिया राजस्थान, जैसे मैंने एक शब्द लिखा राजस्थान, यहां पर रा बड़ा की मात्रा है तो यह तो गुरु हो जाएगा। जा यहां पर देखिए लघु है ना, लेकिन उसके पहले आधा वर्ण है, आधा सा जो है आधा वर्ण है, ठीक है ना, तो यह भी जो है क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और आधा सा और जा के साथ मिलकर यह क्या हो गया, गुरु हो गया। फिर था क्या है, गुरु है, फिर ना क्या है, लघु है, तो इसकी मात्रा क्या हो गई मात्रा क्या हो गई यहां पर, गुरु 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 और लघु, ठीक है ना। जैसे उत्तर लिख दें, उत्तर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान देख लिया, उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं हम। तो यहां पे ऊ के पहले आधा ता है, ठीक है ना, आधा वर्ण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह गुरु हो जाएगा, और ता और रा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यह यहां पर लघु, गुरु, लघु और लघु हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब जैसे प्रदेश है ना, जैसे प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो प्रदेश कैसे लिखा जाएगा, आधा प प्रदेश, ऐसे ना, तो आधा पा की तो कोई मात्रा होगी नहीं, रा की एक मात्रा होगी, ठीक है ना।
और देश में 2 और 1, इस तरह से इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से यह बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे देश प्रेम, तो देश प्रेम में भी उसी तरह से देश प्रेम 2 1, प्रेम में क्या हो जाएगा यहां पर आधा पा और रा है ना, यहां पर आधा पा और रा की कोई मात्रा तो होगी नहीं, यहां पर आधा पा और रा पर एक ही मात्रा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो कोई मात्रा होगी नहीं इसकी, और रा पर एक ही मात्रा की 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर सीधा हम 2 मात्रा लिख दें और माँ, इस तरह की इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में इसको। अब हम देख लेते हैं अपना अगला नियम। ये सारे नियम आपको काफी जो है मदद करेंगे आगे आपको छंद को समझने में और पढ़ने में, ठीक है ना। अब 7वां जो नियम है वह क्या है, अध न और हा, ठीक है ना। वा अधम माँ और हा, जैसे उन्हें लिखते हैं या फिर तुम्हारे लिखते हैं, उन्हें या तुम्हारे में इन जैसे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। से पूर्व वर्ण में लघु मात्रा मानी जाती है। कोई समझने में समस्या नहीं हुई होगी। जैसे मैंने लिखा तुम्हारा, तो यहां पर इसके पहले इसके पूर्व में क्या हो जाएगा, यहां पर लघु मात्रा ही रहेगी, ठीक है ना। हा पे आ की मात्रा है तो यहां पे 2 हो जाएगा, और रा में भी 2 की मात्रा है तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह लघु की मात्रा ही मानी जाएगी हमेशा, ठीक है ना। तो यह चीजें हो, जैसे कान्हा, मैं अभी तो आपने कहा यहां तो पहले ता पर छोटा की मात्रा है तो यह तो लघु अपने आप ही है, तो आपने यहां पर लघु बताकर क्या किया, बड़ी बात तो नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया कान्हा, यहाँ पे कान्हा में तो यहाँ दीर्घ होना चाहिए, लेकिन चूंकि आधा ना और हा है ना, तो यहाँ पर यह लघु हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और हा पर आ की मात्रा है तो या तो गुरु हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब जो अगला नियम हमारा होगा उसको हम देख लेते हैं। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी काफी अच्छे से। मैं यहां पर एक एक चीजों को बहुत आराम से बताते हुए चल रहा हूं, तो यह चीजें आपको आसानी से समझ में आ जा रही होंगी चीजें, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला नियम क्या है। तो अच्छा, हमने ये सारे नियम तो देख लिए। यहाँ पर संयुक्त अक्षर के भी नियम देख लिए, आधे से पूर्व वर्ड के लिए भी देख लिया, और ना और माँ के लिए भी देख लिया हमने, और यहाँ पर इन सारे नियमों को भी देख लिया। तो हमारे सारे यही नियम है, हम छंदों को जो है मात्राओं को इन सारे नियमों से हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो यह सारे नियम हमारे मात्राओं को जानने के हो गए। अब अलग अलग करके इनके मात्राओं को भी हम देख लेते हैं, इनके जो है छंदों को भी अलग अलग करके हम समझ लेते हैं, कौन कौन से छंद होते हैं उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। अब हम अलग अलग छंदों को देख लेते हैं। जैसे पहले हम शुरू करेंगे मात्रिक छंद को, फिर वर्णिक छंद को, फिर हम छंद मुक्त को, ठीक है ना। इन तीनों को अलग अलग करके यहाँ पर समझ लेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अभी पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि जो छंद होते हैं वह 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्त छंद, ठीक है ना। तो मात्रिक छंद हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर मात्राओं को ध्यान में रखकर हम छंद का निर्माण करते हैं, जहाँ पर पंक्तियों का निर्माण करते हैं, काव्य पंक्तियों का, वह मात्रिक छंद होता है। और जहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्णों को ध्यान में रखकर वर्णों के आधार पर हम जो है छंदों का निर्माण करते हैं, उसको जो हम क्या बोलेंगे, वाणिक छंद बोलेंगे। और जहां पर इन दोनों का भी ध्यान ना रखा जाए वह छंद मुक्त कहलाता है या मुक्त छंद कहलाता है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है मात्रिक छंद होगा हमारा, मात्रिक छंद, ठीक है ना। तो मात्रिक छंद जो है जहां पर मात्राओं को ध्यान में रखकर हम चीजों को करते हैं, ठीक है ना, जिसमें मात्राएं होती है ना, जिसमें मात्राओं को हम आधार बनाकर छंदों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला होता है सममात्रिक छंद। तो यहां पर क्या होता है, पहला सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, जहां पर जो है क्या होता है, सभी चरणों में एक तरह की मात्राएं हो। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सभी चरणों में, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया भी था, चरणों में समान मात्राएं हो। वह क्या होता है, सममात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे चौपाई इसका उदाहरण हो जाएगा। चौपाई, एक चौपाई कोई भी आप ले सकते हैं। रामायण की जो भी, रामचरितमानस जो भी लिखा गया वो चौपाई और दोहे में ही लिखा गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक चौपाई कोई भी, जैसे सुंदरकांड हम देख लेते हैं, सुंदरकांड चौपाई है, ठीक है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यही हम ले लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
ठीक है ना। इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जय हनुमान। अगर इसकी मात्रा को हम गिनना चाहें तो क्या हो जाएगा, लघु 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 दीर्घ लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु और लघु। ठीक है ना। अब गिन लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर क्या होगा, यहां पर 16 है। तो 16 मात्राएं आपको एक पंक्ति में मिली। अब इसको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी हमको 16 मिली, 16। ठीक है, तो यहां पर चौपाई में क्या होता है, 16 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं। 4 पंक्तियां यहां पर होनी आवश्यक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। तो 4 पंक्तियां होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप प्रवेश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो सारी जो भी रामचरितमानस में आपको पंक्तियां मिलेंगी, दोहे और चौपाई में आपको इस तरह से मिलती जाएंगी। ठीक है ना। वहां पर भरमार है आपको जो है उदाहरण इसके चौपाई छंद के। ठीक है ना। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इन सारे जो है हम छंदों को समझ लेते हैं। चौपाई छंद क्या है, दोहा छंद क्या है, सुरठा क्या है, इन सारे को जो है एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके इन सभी को। ठीक है, सबसे पहला जो छंद हम देख रहे हैं वह है पहला चौपाई। ठीक है, चौपाई क्या है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या है, परिभाषा कह रहा हूँ, इसके लक्षण हम देख लेते हैं और चीज़ों को इसको समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चौपाई जो है वह सममात्रिक छंद है, समछंद है। यहाँ पर समछंद मैंने आपको जब बताया तो अभी मैंने आपको बताया था कि समछंद किसको बोलेंगे हम, जहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में एक तरह की मात्राएं हो। ठीक है ना। या फिर प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में आपके जो है प्रत्येक जो है वर्ण समान हो या मात्राएं समान हो। तो अगर मात्राएं समान है तो सममात्रिक हो जाएगा और वर्ण समान है तो समवर्णिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौपाई सममात्रिक छंद है, चूंकि यहाँ पे मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है और यह साधारण छंद है। साधारण छंद की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, क्या होगा, जहां पर 28 मात्राओं से कम हो। ठीक है ना। 28 मात्राओं से कम होगा वहां पर क्या हो जाएगा, साधारण। 28 मात्राओं से ज्यादा हुआ तो वह क्या हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। और यहां पर मात्राओं को ध्यान में रखा जाता है, इस वजह से मात्रिक हो जाएगा, मात्रिक। अब हम यहाँ पर अलग अलग छंदों को समझ रहे हैं। हमने समझ लिया जो इनका वर्गीकरण था उसको हमने देख लिया। अब हम अलग अलग छंदों को यहाँ पर समझ लेंगे, वहां पर जो भी बचा कुचा है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चौपाई छंद के जो लक्षण है वह क्या है, इसको हम देख लें पहले। तो जो चौपाई छंद है इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अभी मैंने उदाहरण में आपको बताया भी था 16 मात्राएं। तो पीछे हमने गिन के देखा भी तो था ना, 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती है। और क्या होता है, इसकी और क्या पहचान है, अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु गुरु होंगे या लघु लघु होंगे। ठीक है, इसको अभी फिर से एक बार उदाहरण से हम देख लेते हैं, समझ लेंगे उसको भी। ठीक है ना। तो या तो गुरु गुरु होगा अंतिम में, या तो लघु लघु होगा। ठीक है ना। यह जो है चौपाई छंद का लक्षण है। ठीक है ना। और क्या होगा, एक और बातें यहां पर आएंगी। ठीक है ना। चौपाई छंद के किसी भी चरण में, किसी भी चरण के आरंभ में, ये अनुस्वार हटा दीजिए, आरंभ में जगण या तगण, जगण या तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अभी तक आपने जो परिभाषा पढ़ी रही होगी, इसके जो लक्षण पढ़े रहे होंगे, बस आपने इतना पढ़ लिया रहा होगा कि चौपाई छंद किसको बोलेंगे, जहां पर 16 मात्राएं हों और 4 हों। लेकिन
चौपाई छंद इतना ही नहीं है, आपने चौपाई छंद के बारे में अधूरी जानकारी रखी है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है 4 पद चरण होंगे और 16-16 मात्राएं होंगी, इतना ही जो है चौपाई छंद नहीं होता है। चौपाई छंद में और क्या क्या होते हैं? चौपाई छंद में यहाँ पर आपको 16-16 मात्राएं तो होनी ही चाहिए, साथ में अंतिम जो 2 वर्ण है वह गुरु गुरु हो या तो लघु लघु हो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है, प्रारंभ में जगण या तगण नहीं होने चाहिए। प्रारंभ में जगण या तगण नहीं होने चाहिए। तगण शब्द जगण शब्द अभी मैंने पीछे आपको बताया ही ना, तो पिछली क्लास में हमने इसको देखा। तो यहाँ पर जगण या तगड़ नहीं होने चाहिए, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब इसका हम जो है यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। चलिए हम दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, यह भी रामायण का ही है, रामचरितमानस का ही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, क्या हो जाएगा? प्राण जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन न जाई। ठीक है, यह रामायण का रामचरितमानस से लिया गया है। मतलब क्या है, रघुकुल रीति, भगवान राम के कुल की जो है रीति है कि अगर प्राण भी चले जाएं तो वचन को वहां पर खोने नहीं देते, वचन का पालन होगा भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं। तो यहां पर यही बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहां पर गिन लेते हैं हम छंदों को। ठीक है ना, लघु 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 लघु। ठीक है ना, रघुकुल दीर्घ लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, लघु और लघु। ठीक है ना, आई दीर्घ और दीर्घ। ठीक है ना, यह हो गया यहाँ पर। अब इसको हम गिन लेते हैं। प्राण दीर्घ लघु दीर्घ, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पे जाए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये प्राण जाए। ठीक है ना, तो जाए लघु, एक एक लघु लघु, वचन लघु लघु लघु, न जाई दीर्घ दीर्घ। ठीक है ना, तो यह आपको मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंत में या तो दीर्घ दीर्घ हो या तो लघु लघु हो। इस चौपाई के अंत में दीर्घ दीर्घ है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दीर्घ दीर्घ आ रहा है। ठीक है ना, और मैंने क्या बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, यहाँ पर और क्या होना चाहिए, जगण या तगड़ नहीं होना चाहिए, जगण या तगड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जगण या तगड़ कैसे पता चलेगा, या माता राज भान सलगा। ठीक है ना, जगण के लिए क्या होना चाहिए, लघु दीर्घ और लघु। ठीक है ना, यह होना चाहिए। तो यहां पर कहीं ऐसा है क्या, लघु दीर्घ या लघु, यहाँ पे लघु 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 है और यहाँ पर दीर्घ लघु और दीर्घ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। अब तगड़ के लिए क्या होना चाहिए, तगड़ के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ और लघु, दीर्घ दीर्घ लघु की भी स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो रही है। तो यह जो है शुद्ध चौपाई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू में जगड़ या तगड़ ना हो और अंत में गुरु गुरु हो या तो लघु लघु हो। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर की बात अगर करें तो वहां पर अंतिम में लघु और लघु आएगा। जैसे उजागर अंतिम ही लिखे, पूरा ना लिखे। तो यहाँ पर उजागर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लघु दीर्घ लघु और लघु। ठीक है ना, और सागर गुण सागर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लघु और लघु, यहाँ पर देखिए अंतिम में लघु लघु आ रहा है और यहाँ पर इस चौपाई में क्या हो रहा है, यहाँ दीर्घ दीर्घ आ रहा है। तो यह जो है चौपाई छंद का उदाहरण हो गया। ठीक है ना, तो चौपाई छंद को अब आसानी से यहाँ से आप पहचान सकते हैं। अब एक और छंद होता है चौपाई से मिलता जुलता, वह चौपाई होता है। ठीक है ना, अगर चौपाई और चौपाई आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। चौपाई को आप ध्यान से देखेंगे, चौपाई तो नहीं लिखा हुआ है, चौपाई और चौपाई दो होते हैं। चौपाई आपने जहाँ तक मुझे आशा है कि आपने चौपाई ही पढ़ा होगा, चौपाई अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो चौपाई को भी हम देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चौपाई को भी हम देख लेते हैं। जो दूसरा हमारा होगा वह क्या होगा, चौपाई। बहुत सारे छंदों को यहाँ पर हम देख लेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनसे संभावनाएं बन सकती हैं प्रश्न पूछे जाने की। ठीक है ना, तो चौपाई वैसे इतना इस चौपाई से पूछे जाने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डीप हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ही जाएगा। अगर नहीं पूछा गया तो आपकी जानकारी भी तो यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर चौपाई छंद क्या हो जाएगा, चौपाई छंद जो होता है यह सममात्रिक छंद होता है। ठीक है ना, सम होगा सबसे पहले तो, और क्या होगा, यह साधारण होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं। क्या होगा यह,
सम साधारण, ठीक है, और यह मात्रिक छंद होगा, मात्रिक छंद होगा, ठीक है ना। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, इसका क्या लक्षण हो जाएगा कि इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में वहां पर 16-16 मात्राएं थी, यहां पर 15-15 मात्राएं हो जाएंगी, 15-15 मात्राएं, ठीक है। यह जो है इसका लक्षण है। और क्या होना चाहिए, और यहां पर अंतिम में क्या होना चाहिए, अंतिम दो वर्ण क्या होने चाहिए, यहां पर गुरु और लघु होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंतिम दो वर्ण क्या होने चाहिए, गुरु और लघु होने चाहिए। लघु और गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह नहीं होगा, लघु या गुरु नहीं, गुरु और लघु होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम देखें कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है, इसका एक उदाहरण है। चौपाई छंद का उदाहरण क्या है, इसको अलग पेन से लिखते हैं, अलग रंग से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए हरे रंग से लिखते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहां पर आप देखिए, यहां पर 15-15 मात्राएं होंगी, लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, यहाँ पर 15 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, पावन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ पर पतित पावन होगा, इसको बड़ी ई की मात्रा कर लीजिए, पतित पावन, ठीक है ना। यहाँ पर इसी की वजह से हो रहा होगा, ठीक है ना, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे दीर्घ, अब यह 15-15 मात्राएं हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने क्या बताया कि अंतिम दो वर्ण क्या होने चाहिए, दीर्घ, गुरु और लघु होने चाहिए। तो यहाँ पर गुरु और लघु है ना, यहाँ पर गुरु और लघु है। अगर यह लघु और गुरु हो गया, ठीक है ना, अगर यह ऐसा हो गया तो यह गोविंद छंद हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, गोविंद छंद नहीं, श्याम छंद हो जाएगा, श्याम छंद। यह कृष्ण भक्त शाखा के जो लोग थे, उन्होंने श्याम छंद का जो है यहाँ पर वो किया था, श्याम छंद में लिखते थे वो रचनाएं। श्याम छंद में खासकर रसखान लिखते थे। श्याम छंद के जो प्रस्तुत करता है वह कौन है, रसखान कहे जाते हैं। रसखान तो बहुत ज़्यादा कृष्ण में ही लिखते थे। तो यह अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पर अगर लघु और गुरु हो जाए, यहीं पर अगर लघु और गुरु हो गया, ठीक है ना, चौपाई में ही अगर यहाँ पर लघु और गुरु हो गया तो वह क्या हो जाएगा, श्याम छंद कहलाएगा, श्याम छंद, ठीक है ना। और श्याम छंद जो है वह रसखान इसके जो है वो माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, रसखान इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लघु है वह राधा का प्रतीक है और जो दीर्घ है वह कृष्ण का प्रतीक है। लघु जो है वह राधा का प्रतीक है, रसखान ऐसा कहते थे, और जो दीर्घ है वह कृष्ण का प्रतीक है। तो इस तरह से यह चीज़ें होती थी। एक अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो गई, ठीक है। हमने चौपाई देख लिया, हमने चौपाई देख लिया, थोड़ा सा हमने श्याम छंद के बारे में जान लिया, चूंकि आपकी परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है जो श्याम छंद है, फिर भी जान लिया हमने उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं अगला जो हमारा है वह दोहा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोहा के बारे में हमको जानना है। दोहा काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोहा के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आपने अभी तक दोहा की जितनी परिभाषा पढ़ी है वह आधी ही पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम ठीक से उसको समझेंगे, दोहा के बारे में क्या क्या नियम है, क्या क्या लक्षण है उसके। दोहा के बारे में आपको सबसे पहले पता है कि यह अर्धसम है, अर्धसम। मैंने आपको जब अर्धसम मात्रिक छंद बताया था तो वहां पर मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है ना। और यह साधारण छंद है। साधारण छंद क्यों है यह भी मैंने बताया था। साधारण छंद क्यों है, कारण कि यहाँ पर 28 से कम मात्राएं हैं, ठीक है। तो मात्राओं का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर यह मात्रिक छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह मात्रिक छंद भी हो जाएगा, ठीक है ना, छंद। तो अगर इसके हम लक्षण की बात कर लें तो इसके लक्षण क्या हो जाएंगे। आपने अभी तक दोहा के लक्षण जो भी देखे होंगे वह क्या देखा होगा, आपके जो है सम चरण में यहाँ पर 11-11 मात्राएं, और विषम चरण में यहाँ पर पहले और तीसरे में आपके 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में आपके जो है 11-11 मात्राएं। आपने इतना ही देखा होगा। लेकिन दोहा बस इतना ही नहीं है, दोहे का लक्षण बस इतना ही नहीं है कि 13 और 11 मात्राएं
यहाँ पर हो। यहाँ पर इसका जो लक्षण है, हम पूरे लक्षण को इसको देखते हैं। अभी तक आपने इसके आधे लक्षण को देखा है, इसी वजह से आप परीक्षा में गलत करके आते हैं चीज़ों को। यहाँ पर अगर इसके लक्षण की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लक्षण इसका एक लक्षण हो जाएगा कि इसके जो है जो समचरण है, विषम चरण है, विषम चरण में 13 मात्राएं और समचरण में 11 मात्राएं। ठीक है, यहां पर आपके विषम चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी और आपके सम चरणों में क्या हो जाएंगी, 11 मात्राएं हो जाएंगी। आपको इतना ही पता होगा अभी तक, लेकिन इसके आगे भी हमको जो है छंद दोहे के बारे में जानना होगा। दोहा इतना ही नहीं है, दोहे की पहचान और क्या हो सकती है कि यहां पर सम चरण जो है, ऐसे लिखिए, सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः क्या होंगे, गुरु और लघु। ठीक है ना, गुरु और लघु होने चाहिए। ठीक है ना, गुरु और लघु होते हैं। ठीक है ना, यह भी दोहे की एक पहचान है, यह भी होना चाहिए यहाँ पर, गुरु और लघु होना चाहिए। ठीक है ना, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, और शुरू में क्या होना चाहिए, एक बात और होनी चाहिए यहाँ पर, और आरंभ में क्या नहीं होना चाहिए, तगण या जगण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दोहे का यह संपूर्ण लक्षण है। यह जो है आपने अभी तक आधा ही पढ़ा रहा होगा कि 13 मात्राएं और 11, हद से ज़्यादा आपने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर अंतिम में गुरु और लघु आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, तगण और जगण नहीं होना चाहिए, यह भी आपको जानना था। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जगण और तगड़ नहीं होना चाहिए, जगण और तगड़ हमने पहले भी देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। यहाँ पर हम उदाहरण लिख लेते हैं कि जैसे रंग बदल लेते हैं हम यहाँ पर इसका, किस रंग से लिखें इसको, चलिए इस रंग से हम इसको लिखते हैं कि एक उदाहरण लिखते हैं वृंद का, कवि वृंद का एक दोहा है, कवि वृंद, एक मिनट, वृंद का एक दोहा है कि सभय, चलिए सभय नहीं, ये सभय रहेगा। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, सभय सहायक सबल के, सभय सहायक सबल के, को न निबल सहाय, निबल सहाय। ठीक है, सभय सहाय सबल के, को न निबल सहाय, पवन बुझावत आग, पवन बुझावत नहीं, पवन जरावत आग को, और दीपक देत बुझाए, दीपक देत बुझाए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है ना, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार का यह काफी अच्छा उदाहरण है, इस बात को आप जान लीजिए। कवि वृंद का यह दोहा है, यहां पर क्या कह रहे हैं वो कि सबय सहाय सबल के, को न निबल सहाय, कि जितने भी लोग हैं वह सब जो है ताकतवर को ही सहायता देते हैं, ताकतवर की ही सहायता करते हैं। निबल के यानी जो निर्बल है उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। जैसे पवन जरावत आग को, पवन का काम क्या है, अगर हवा चल रही है तो आग को बल मिलता है, आग जो है फैलता है। लेकिन जब दिया होता है, दिया चूंकि छोटा होता है, कमजोर होता है, वही पवन जो आग को भड़काने का कार्य करता है, वही जो है दीपक की आग चूंकि कम ताकतवर होती है उसको बुझा देता है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ पर यही बात कहने की कोशिश की है कवि वृंद ने। काफी शानदार दोहा है, इसमें हम देख लें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दोष भी है, वह दोष भी हम देखेंगे। इस कविता में, इस दोहे में एक दोष भी है। ठीक है ना, सबय सहाय,
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर पहले चरण में 13, अब दूसरे चरण में कितनी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर पहले चरण में कितनी हो गई? यहाँ पर यहाँ से चलिए रंग बदल के तब घेरते हैं इसको। यह जो चरण है पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्रा हो गई। और जो दूसरा चरण है यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा हो गई, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी 13 मात्रा होगी और यहाँ पर 11 मात्रा होगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से गिन लीजिए, यहाँ पर मात्राएं इसी तरह से होंगी। मात्रा गिनना तो आपको आ ही गया है। अब यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कविवृंद ने गलती करी। यहाँ पर छंद को जो है थोड़ा सा यह जो है दोहे छंद का थोड़ा सा यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या पालन नहीं किया गया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर तगण और जगण, तगण और जगण नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। या माता राजभान सलगा, माता रा और जा, ठीक है ना। यहाँ पर दीर्घ दीर्घ और लघु यह नहीं होना चाहिए। ज भा और न, ठीक है ना। अगर जबान की बात करें तो लघु दीर्घ और लघु नहीं होना चाहिए। या तो यह नहीं होना चाहिए या तो यह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए लघु दीर्घ और लघु है, यहाँ पर जगण है, ठीक है ना। यहाँ पर जगण आ गया तो यहाँ पर थोड़ा सा दोष है, लेकिन फिर भी यह दो अछंद ही कहा जाएगा। कई बार ऐसे परीक्षा में अगर आपसे बहुत डीप पूछ लिया तो यहाँ पर इस तरह पूछ सकते हैं, इस दोहे में किस पंक्ति में किस चरण में आपके दोष है। तो आपको यहाँ से यह चीज़ें समझ में आ गई हूँ कहाँ पर दोष है। लघु दीर्घ और लघु, यहाँ पर जगण आ गया ना, यहाँ पर जगण नहीं आना चाहिए पहली पंक्ति में, तो यहाँ पर लेकिन जगड़ आ गया, तो यहाँ पर यह चीज़ें हैं। इसी तरह से एक और है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरे दुती होए, बिहारी सतसई का पहला ही दोहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही दोष आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको यह वाला दोष देखने को, मेरी भवबाधा हरो, जैसे मेरी भव, मैंने भव लिख दिया तो यहाँ पर 2 2 1, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर तगण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तगण आ गया, ठीक है ना। मेरी यहाँ पर 2, ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पर 2 2 1 यह तगण देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मेरी भवादा और राधा नागर सो में भी यह दो से, लेकिन यह दोहा छंद है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यह दोहा छंद ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह चीज़ें हो जाएंगी। अब इसका एक फ्रेश उदाहरण हम देख लेते हैं कि जिसमें आपको कोई दोष नहीं मिलेगा। शुरुआत में हमने देखा था रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुटे, ना जुटे, जुटे या जुड़े लिख दीजिए, इसको जुड़े लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो इसका तात्पर्य आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रेम का जो धागा है उसको इस तरह से छिटका के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह धागा, पहली बात तो जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी, ठीक है ना, मनमुटाव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लघु 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 यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले चरण में 13 मात्रा हो गई, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब दूसरे चरण में 11 मात्रा हो गई, ठीक है ना। अब तीसरे चरण की बात कर लें यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11 12, तोड़े से फिर ना, यहाँ पर ना लिख दीजिए, ना, ठीक है ना। यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 मात्रा हो गई फिर तीसरे चरण में, और चौथे चरण में यहाँ पर 11 मात्रा हो गई, ठीक है ना। लेकिन और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर जगड़ और तगड़ नहीं है। तो ये इसका मतलब यह जो हमारा उदाहरण है यह पूरी तरीके से शुद्ध उदाहरण है। लेकिन वह भी जो दोनों हैं, रही जो है हमारा कि सबय सहाय सबल के, यह भी जो है हमारा दोहे का ही उदाहरण होगा, ठीक है ना। सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जरावत आग के दीपक देत बुझाए, यह भी जो है हमारा क्या होगा? यह भी हमारा दोहे का ही उदाहरण होगा। या फिर मेरी भवबाधा हरौ राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हर दुती होए। तो इस दोहे में अगर हम बात करें
अलंकार की, तो क्या हो जाएगा मेरी भवादारों में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या होता है, मेरी जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें, तो यहाँ पर श्याम और हरित सबके यहाँ पर 69 अर्थ निकलते, 69 अर्थ निकाले जा सकते हैं श्याम और हरित शब्द के। तो यह तो बहुत शानदार उदाहरण हो जाएगा। मेरी भवादा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए में 68 अर्थ जो है श्याम के और 69 अर्थ जो है आपके हरित के निकाले जा सकते हैं। तो यह तो बहुत बढ़िया यमक जो है श्लेष अलंकार का जो है काफ़ी शानदार उदाहरण भी हो सकता है वह, ठीक है ना। तो यह चीज़ें हमको देखनी थी, हमने दोहा देख लिया, दोहे छंद के बारे में समझ लिया। अब जो है हम देख लेते हैं अपना अगला छंद, ठीक है। अगला जो हम छंद देखेंगे वह होगा सुरठा। सुरठा को हम दोहे के साथ ही देख लें, क्योंकि ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है 13 और 11 होती हैं, और सुरठा में क्या होता है 11 और 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी फिर अधूरी जानकारी रह गई आपकी। यहाँ पर और भी बहुत कुछ सुरठा के बारे में होता है, सिर्फ 13-11 या 11-13 मात्राएं ही नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या होगा सुरठा, सुरठा भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, अर्धसमात्रिक हो जाएगा, अर्धसम। और यह भी साधारण है, मैंने आपको पीछे बता रखा है सब, अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। और यह जो है क्या है, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद, ठीक है ना। एक मिनट, यह जो है मात्रिक छंद, ठीक है ना। तो यह चीज़ें इसके बारे में आपको, अब इसके लक्षण की बात कर लें हम। इसका लक्षण क्या हो जाएगा हमारा, इसके जो लक्षण है वह ठीक दोहे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना, ठीक दोहे का उल्टा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम चरण में, विषम चरण में क्या हो जाएगा 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं। और सम चरण में क्या हो जाएगा 13-13 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। तो विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो तुक मिलेगा, तुक विषम चरणों में मिलती है, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं कि, एक उदाहरण इसको हम नीले कलम से लिखते हैं, ठीक है ना। सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। एक मिनट, प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है। यह जो है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी, बिहसी या विहसी भी कह सकते हैं इसको, बिहसी करुणा एन, बिहसी करुणा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी करुणा एन, हाँ एन, बिहसी करुणा एन चितई लखन, चितई लखन जानकी तन, जानकी तन, ठीक है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि जो यहां पर जैसे इसकी मात्रा की अगर बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर प्रथम चरण में 11 मात्रा, और यहाँ पर आप गिनिएगा तो यहाँ पर 13 मात्रा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 11 मात्रा और यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 11 तो जो है 11 मात्रा होगा, और यहाँ पर 13 मात्रा होगा चौथे चरण में इसके। तो यह बातें हो गई। और यहाँ पर जो तुक बन रहा है वहाँ बैन और एन का पहले और तीसरे में मिल रहा है, ठीक है ना। यही सबसे बड़ा उदाहरण हमारा जो है सोरठा छंद का है। तो सोरठा छंद आपको आसानी से यहाँ समझ में भी आ गया होगा। इसका अगर एक उदाहरण और देखना चाहें तो यह हम देख सकते हैं कि सुनत सुमंगल बैन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, एक मिनट, मन प्रमोद तन पुलक कर, तन पुलक भर, तन पुलक भर, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, शरद
सरोवर, शरत सरोरुह, शरद सरोरुह नैन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बैन और नैन का तुक बन रहा है, ठीक है ना। बैन तुलसी, तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में कोई तुक नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में तुक बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 11, 13, यहाँ पर 13, फिर 11 और 13 मात्राएं तो होंगी, इस बात को तो होना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर क्या हो रहा है, तुक बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तुक बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। अब अगले जो छंद हमारे बचते हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ और छंद जो आपके महत्वपूर्ण हैं उनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो हम यहाँ तक इसको देखते हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, और जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो आपको समझने में, वह बेझिझक आप जो है टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप अपने काम के जो लिंक्स हैं उनको वहाँ से आप देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो बेझिझक आप वहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं यदि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रही हो तो। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।